अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 10th क्लास साइंस ग्रुप के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है। उसकी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, उनको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उनमें से पॉइंट आउट करना है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन कौन सी दो इक्वेशंस आती हैं। एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उनमें एक प्योर इक्वेशन होती है, प्योर क्वाड्रेटिक। तो मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। दोबारा से एक दफा इसको मेंशन कर देता हूं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस शक्ल में होगी। यानी कि इसमें x² होगा, x² का कोई भी रियल नंबर कोएफिशिएंट हो सकता है, इसी तरह x का भी हमारे पास कोई भी रियल नंबर की शक्ल में एक कोएफिशिएंट हो सकता है, और इन द एंड एक कांस्टेंट टर्म होती है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसमें से अगर आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म देखना चाहें तो कुछ इस तरह की होगी। उसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन किया है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड सिंपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में क्या फ़र्क होता है कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² भी इस्तेमाल होता है, x भी होता है, और इन द एंड हमारे पास विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट टर्म होती है। इसी तरह जब आप प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हो तो उसमें एक x² वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा होता है, और इसके साथ साथ हमारे पास x का जो कि वेरिएबल नहीं इस्तेमाल होता है, x वेरिएबल नहीं होता, सिंपली एंड पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसी तरह ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 5 से 6 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर अगर इस शक्ल में आएगा तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर यानी उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस शक्ल में आएगी तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब हमारे पास इसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि आया कि हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, क्या वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लीनियर फैक्टर्स वो होते हैं, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें सिर्फ सिंगल x वेरिएबल इस्तेमाल होता है, यानी कि उसमें सबसे बड़ी से बड़ी पावर जो होती है वो कौन सी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब अगर इसे देखें इस पहले फैक्टर को तो इसमें सिंपल x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन के ऊपर कोई पावर ना हो तो ये पहले से एज्यूम होता है, एज्यूम्ड बात होती है, किसी पहले से पता होना चाहिए आपको कि जब कोई पावर ना हो तो क्या पावर होती है, 1 पावर होती है। तो हमारे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बड़ा आसान तरीकेकार है जो कि ऑलरेडी आपने 9th क्लास में बड़े अच्छे तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार पढ़ा होगा कि हमारे पास जो पहला लीनियर फैक्टर है उसका जो पहला एलिमेंट है वो नेक्स्ट लीनियर फैक्टर के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको आप राइट डाउन कर दें तो एक स्टेप का इजाफा कर लेंगे ना तो मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी और उसमें गलती का चांस नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट इस लीनियर फैक्टर का आपको क्या नजर आ रहा है, x जो कि अगला लीनियर फैक्टर जो पूरा का पूरा है पहले लीनियर फैक्टर के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। इसी तरह पहले लीनियर फैक्टर का जो सेकंड एलिमेंट है जो आपको नजर आ रहा है +7, वो जैसे कि x इन अगले लीनियर फैक्टर के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसी तरह पहले लीनियर फैक्टर का सेकंड एलिमेंट भी अगले लीनियर फैक्टर के दोनों एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू -7 वैसे ही रहेगा। इसको एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। जब भी आपने किसी दो लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, पहले लीनियर फैक्टर का पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 आपने लिख दिया। इसी तरह पहले लीनियर फैक्टर का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी इन दोनों
एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जो सेकंड लीनियर फैक्टर आपको नजर आ रहा है, यानी +7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। तो आगे आपने +7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 उसको राइट डाउन कर दिया। अब x इस लीनियर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x पहले x से होगा, फिर x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा। जब x से होगा तो x की पावर क्या आ जाएगी, 2, यानी x स्क्वायर हो गया। इसी तरह प्लस माइनस x के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो क्या साइन है, प्लस की साइन। तो ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस होता है। x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3x। इसी तरह x को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हम +7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। +7 पहले x से होगा तो क्या आ जाएगा, +7x। इसी तरह प्लस माइनस अब 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 21 इज इक्वल टू -7 वैसे रहेगा। अब इसमें के बाद आपने वैल्यूज को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, जब एक्सप्रेशन अगर बहुत ही लंबा एक्सप्रेशन हो जाता है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स, यानी कि जिसमें एक्स स्क्वायर वाले काफ़ी ज़्यादा तादाद में वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक्स वाले इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको अरेंज आपने एक ही तरीके से करना है कि सबसे पहले आपने सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल है उन तमाम वैल्यूज को इकट्ठा करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर को इकट्ठा करना है, फिर आपने एक्स को इकट्ठा करना है, फिर इन द एंड हमारे पास जो विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट रियल नंबर्स होंगे उनको आपने इकट्ठा कर देना है। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी सबसे पहले ही आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रेंज है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक्स वाली ऑलरेडी हमारे पास पहले रेंज फॉर्म में दिया हुआ है। ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। एक -3x है, एक +7x है। अब कोई भी दो वैल्यूज आपस में उनकी जो साइंस है वो डिफरेंट हो, एक माइनस की और एक प्लस की हो, ये ऑलरेडी मैंने आपको, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें तो बहुत भी उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। बल्कि आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जब भी दो डिफरेंट साइंस ऑफ वैल्यूज आ जाएं उनको आपस में हम करते माइनस ही हैं, लेकिन आंसर जो भी उनको माइनस करने के बाद आता है उसके साथ वो साइन लगती है जो उन दोनों में से क्या होती है, बड़ी। अब देखें -3x है, +7x है, इन दोनों को करना तो हमने माइनस है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। 7x में से 3x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। अब 4x के साथ क्या साइन आएगी, माइनस की आएगी या प्लस की आएगी, जाहिर सी बात है प्लस बड़ी है, 7 के साथ आ रहा है प्लस, तो प्लस साइन इसके साथ आ जाएगी, +4x। इसी तरह आगे हमारे पास इसको जब अरेंज करना है आपने, तो सबसे पहले आपके पास क्या आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाली, फिर उसके बाद एक्स वाली, फिर इन दैट जितनी भी विदाउट एक्स यानी कांस्टेंट टर्म विदाउट वेरिएबल्स जो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे उनको इकट्ठा कर लेना है। तो -21 तो ऑलरेडी इक्वल किस तरफ है, -7 को भी हम इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब -7 इधर आ जाएगा तो इक्वल की उस तरफ क्या बचेगा, 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर +4x -21 है और एक तरफ +7 है, दो डिफरेंट साइंस के साथ हमारे पास रियल नंबर्स आ गए हैं। तो इन दोनों को हम करेंगे तो माइनस, लेकिन हमारे पास जो आंसर में साइन आएगी वो आपने जज कर लेना कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो जाहिर सी बात है -21 है और एक तरफ +7 है, -21 बड़ा है तो माइनस की साइन आएगी, 21 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, ये बेसिकली आपकी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर इसका मुवाजना आप इसके साथ करें, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही है, जिसमें एक एक्स स्क्वायर की हमारे पास टर्म है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर चूंकि कुछ नहीं है तो कोई कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, ठीक है। एक ही जगह इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास एक एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट भी नजर आ जा रहा है। और इसके बाद फाइनली हमारे पास विदाउट वेरिएबल एक कांस्टेंट टर्म मौजूद है जो कि इस इक्वेशन में आपको बखूबी इसकी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नजर आ रही है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये एक प्योर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स इस्तेमाल हो रहा है। अगर इस शक्ल की आती तो वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। तो ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट था, जिसमें आपने दो लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें से पॉइंट आउट करने का है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है या एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस है, ठीक है। दरमियान में माइनस है, इक्वल के उस तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें सिंपल तरीका कार है, इसके दो तरीके हैं करने की। या तो इसका डायरेक्टली आप एलसीएम लो 7 और 3 का, जो भी एलसीएम आता है, जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यूज
एडजस्ट होती हैं, उनको एडजस्ट करके सिंपल आंसर आ जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं तरीकाकार प्रेफर करता हूँ उसमें ये होता है कि गलती के चांसेस भी कम होते हैं और एक सादा तरीक़ेकार है, इसमें कोई आपको मुश्किलात का सामना नहीं ज़्यादा करना पड़ता। इसमें आपने क्या करना है, बेसिकली जो न्यूमिनेटर आ रहा है, बेसिकली इधर 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर इधर 3 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है 7। हमने हर टर्म को अलग-अलग एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 3 के टेबल में भी आती हो और वो 7 के टेबल में भी आता हो। जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में जो हमारे पास 3 और 7 आ रहा है वो कट जाएंगे। बेसिकली आपने इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो आपके पास फ्रैक्शंस में वैल्यू मौजूद नहीं होंगी, ठीक है। तो उसमें फ्रैक्शन खत्म करने के लिए, यानी कि बेसिकली इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसको हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है और वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि 3 के टेबल में भी आना चाहिए और 7 के भी टेबल में आना चाहिए। इसका बड़ा आसान तरीकेकार है कि हमारे पास जो 2 रियल नंबर्स दिए गए हैं डिनोमिनेटर में, उन दोनों को अलग अलग आप एलसीएम ले लें, 3 और 7। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले 3 का लेंगे, 3 1s are 3, चूंकि 7 3 के टेबल में नहीं आता, 7 वैसे ही नीचे आ जाएगा। इसी तरह आप 7 से करेंगे, 1 वैसे नीचे आ जाएगा, 7 1s are 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are क्या आ गया 21। अब 21 हमारे पास इसका क्या आ गया एलसीएम। 21 अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में भी आता है, 21 7 के टेबल में भी आता है। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन की हर फ्रैक्शन को और एंड पे जो एक रियल नंबर दिया गया है सबको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई होकर कटिंग हो जाएगी। इसी तरह 7 की भी उसके साथ मिलके कटिंग हो जाएगी। तो हम 21 जो कि मैंने ऑलरेडी आपको इसका तरीकाकार बताया कि कैसे एलसीएम इसका लेना है। आपने 21 आया जो कि मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, 21 को मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले जो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास दिया है इसको 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय पहली हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है x² + 4/3। इसी तरह आगे क्या आ गया माइनस। इसी तरह जो सेकंड फ्रैक्शन है ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाय x/7। पहला फ्रैक्शन वो भी 21 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस वैसे ही एज इट इज आ गया। दूसरी फ्रैक्शन भी हमारे पास x/7 की शक्ल में थी, वो भी 21 से मल्टीप्लाई होगी। और इक्वल के उस तरफ जो 1 नजर आ रहा है उसको भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 21 से। अब 21 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ देखें, 3 7s are 21, 3 नीचे से कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह 7 3s are 21, इधर से जो 7 फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था वो भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो बची हैं वैल्यूज उनको लिख लेते हैं। जो 7 है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है x² + 4 से। 7 मल्टीप्लाई बाय x² + 4, मैंने उसको विद इन अ ब्रैकेट इनक्लोज कर दिया जो इस चीज को जाहिर कर रहा है। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह माइनस आ गया, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। तो हमारे पास क्या आ गया 3x = 21 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। अब 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि 7 पूरे के पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 पहले x² से होगा तो क्या आ जाएगा 7x²। इसी तरह 7 4 से होगा, 7 4s are 28। आगे क्या आ गया -3x = 21। अब इसके बाद फाइनली हमने वैल्यूज को जस्ट अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू, उसके बाद उससे छोटी, और इन द एंड हमारे पास जो विदाउट वेरिएबल हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होगी उनको शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास x² वाली आएगी जो ऑलरेडी पहले मौजूद है, वो आपको नजर आ रही है 7x² एज इट इज अपनी जगह पर रहेगी। उसके बाद x वाली टर्म्स आएंगी जो हमारे पास सिंपल x वाली वैल्यूज जो उनसे दी गई है वो आपको नजर आ रही है -3x। इसके अलावा और x वाली कोई भी नहीं है। फिर इन द एंड हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आएंगी जो विदाउट वेरिएबल दी गई हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास +28 है, एक इक्वल की उस तरफ +21 है। 21 के साथ कोई साइन नहीं है, तो जब ये कोई साइन ना हो तो कौन सी साइन होती है प्लस की साइन होती है। जब +21 इक्वल के इस तरफ आएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा -21 = उधर क्या रह गया 0। चूंकि 21 इक्वल के उस तरफ था वो इक्वल के इस तरफ आ गया तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो उधर हम क्या लिख देंगे 0। आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 7x², आगे क्या आ गया -3x। 28 में से 21 माइनस करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 7
इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये भी आपकी क्या होगी, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए, दोनों में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं मिली। ठीक है, नेक्स्ट आगे से मजीद हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेंगी जो कि आपने मेंशन करनी है, उनको सेपरेट करना है कि बताना है कि ये बेसिकली इनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसको भी सॉल्व करना है और इसमें भी पॉइंट आउट करना है कि इसमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है या एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, इनका एलसीएम लेंगे। उसी तरह ही पिछला क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको कराया, उसी तरीके को फॉलो करना है आपने हर इस एक्सप्रेशन के हर फ्रैक्शन को एक ऐसी इक्वेशन या ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिनसे ये हमारे पास डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए। हमने बेसिकली इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है x+1, इसको भी कैंसिल आउट करना है। इसी तरह दूसरी जो फ्रैक्शन नजर आ रही है, इसका जो डिनोमिनेटर है x, इसको भी कैंसिल आउट करना है। आपने बेसिकली जब भी किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाएं यानी लीनियर फैक्टर्स आ जाएं, तो उसके लिए एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं वो सारे मिला के उनको आप एलसीएम की शक्ल दे देते हैं। यानी कि सिंपल अल्फाज में x+1 और x को मिला के पहले एक्सप्रेशन के साथ यानी इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और इन द एंड जो 6 नजर आ रहा है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप रियल नंबर्स होंगे नीचे तो उसका तरीकाकार मैंने आपको बताया कि उसका एलसीएम कैसे लेना है। लेकिन रियल नंबर नहीं होते, एक सिंपल आपके पास लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो वो सारे के सारे फैक्टर मिलके सब वैल्यूज के साथ अलग-अलग क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमारे पास एलसीएम के लिए 2 वैल्यूज आ रही हैं। एक हमारे पास पहला लीनियर फैक्टर आ रहा है x+1 जो कि इसकी कटिंग करनी है आपने, और सेकंड हमारे पास लीनियर फैक्टर आ रहा है x। अब इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी x और साथ x+1, x भी जिसमें शामिल हो जाएगा और x+1 भी शामिल हो जाएगा। अब ये बेसिकली इसका एलसीएम कहलाएगा। इसी टर्म को आप सब फ्रैक्शंस के साथ अलग-अलग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका तरीकाकार जब आप करेंगे तो खुद बहुत समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय x, ये वाला शामिल हो रहा है, और साथ x+1, दोनों को शामिल करके x+1 ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहली फ्रैक्शन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपने एलसीएम लिया है x+1 मल्टीप्लाई बाय पहली फ्रैक्शन क्या है, x ओवर x+1। नेक्स्ट प्लस की साइन आगे शिफ्ट करते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी फ्रैक्शन है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई होगी, x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1 ओवर x। इसी तरह नेक्स्ट इक्वल के उस तरफ x+1 मल्टीप्लाई बाय 6। तमाम टर्म्स को अलग-अलग x इज टू x+1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब x इज टू x+1 कैसे आया वो मैंने आपको इससे पहले ब्रीफली बता दिया कि जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर होंगे, जो लीनियर फैक्टर्स होंगे जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उन सबको इकट्ठा करना है, सब टर्म्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देना है। यानी इसको और इसको इकट्ठा किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, एंड पे 6 के साथ भी उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, x+1 से कट गया, ऑलरेडी डिनोमिनेटर कैंसिल करना था आपने, कैंसिल हो गया। इसी तरह इसका डिनोमिनेटर भी इसके x के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये भी दूसरी रिक्वायरमेंट भी इसकी पूरी हो गई। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्या आ गया, स्क्वायर। इसी तरह x+1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+1, जब 2 वैल्यूज आपस में एक जैसी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका क्या हो जाता है, उनका भी स्क्वायर हो जाता है। यानी x+1 मल्टीप्लाई बाय x+1, यानी कि x+1 2 मरतबा आ गया, इट मींस कि x+1 का भी क्या हो गया, स्क्वायर। इसी तरह इक्वल के उस तरफ जाते हैं। सबसे पहले 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x, जो कि दोनों मिलकर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे किसके साथ, x+1 के साथ। नेक्स्ट हम स्टेप आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है x² प्लस, दोबारा से मैं इसको लिख देता हूं, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x इज टू x+1। ये एक्सप्रेशन था, उसको दोबारा रिपीट करके मैंने इधर लिख दिया, x² प्लस। अब हमारे पास एक होल स्क्वायर की शक्ल में वैल्यू आ रही है, x+1 का होल स्क्वायर।
ये बेसिकली एक फार्मूला बन गया। आप अगर x+1 को x+1 से सेपरेटली अलग-अलग मल्टीप्लाई करो वैसे भी ठीक है। जैसे कि मैंने इससे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो वेरी फर्स्ट पार्ट था जब वो सॉल्व किया था, उसमें दो लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। वो जो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है अगर वो अप्लाई करोगे तो तब भी ठीक होगा। लेकिन चूंकि मैं इसमें x+1 और x+1 एक जैसी वैल्यूज थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, दोनों का मैंने स्केयर ले लिया। मैं इसको फार्मूले के मुताबिक आपको करके दिखाऊंगा। कर आप वैसे भी सकते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों के, यानी x+1 को x+1 के साथ सिंपली आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में तरीकेकार मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। x+1 का होल स्केयर है। अब इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? वो ये वाला होगा a+b का होल स्केयर। जब होल स्केयर का फार्मूला आप ओपन करते हो तो कुछ इस शक्ल में वो ओपन होता है, a² + b² + 2ab। अब इसका कंपैरिजन अगर आप इसके साथ करोगे तो a+b का होल स्केयर है। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? a² + b² + 2ab। a की जगह क्या आ रहा है? x। आपने जस्ट उस सीक्वेंस को देखना है जिस सीक्वेंस में इसको मैं ओपन करने लगा हूं। और b की जगह क्या आ रहा है? 1। a+b का होल स्केयर। जब इसको ओपन किया तो सबसे पहले आया a²। तो a मींस यानी a किसकी जगह आ रहा है? x की जगह। तो ये किसका स्केयर बन जाएगा? x का स्केयर। इसी तरह आगे क्या आ रहा है? प्लस आगे b²। b की जगह क्या आ रहा है? 1। जब b का स्केयर होगा तो इसका जो ओपन करेंगे तो किसका स्केयर बन जाएगा? इधर 1 का स्केयर आ जाएगा। आगे क्या आ रहा है? +2ab। 2ab तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2a क्या है? x। a की जगह x आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है? 1। यानी जो फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है, जो ऑलरेडी 9 क्लास में आपने बड़ा ब्रीफली इस फार्मूले को पढ़ा हुआ है, जिसमें स्केयर वाला फार्मूला है, क्यूब वाला फार्मूला, होल क्यूब वाला, डिफरेंस ऑफ स्केयर वाला फार्मूला है, उसमें से सबसे जाना पहचाना और सबसे मशहूर फार्मूला है वो a+b का होल स्केयर वाला फार्मूला है, जो कि इसमें मैंने एक दफा फिर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से रिपीट कर दिया। जब a+b का होल स्केयर है, a की जगह x आ रहा है, b की जगह 1 आ रहा है, a+b का होल स्केयर जो कि a² + b² + 2ab, तो इधर हो जाएगा x² + 1² + 2x1, यानी ab की जगह पे जो वैल्यू शिफ्ट होती थी वो हमने लिख ली। इक्वल के उस तरफ 6x इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 6x को पहले x से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6x x से होगा तो x का क्या आ गया? स्केयर। इसी तरह प्लस 6x को 1 से करेंगे, 6x 1s are 6x वैसे ही आ जाएगा। 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वही आ जाती है वैसे ही। अब x² को x² से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2x²। जब भी दो वेरिएबल आपस में प्लस होते हैं, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि x की 4 कर देंगे, उनकी पावर्स को आपस में प्लस कर देंगे। ऐसे नहीं करना। वो जब भी कोई दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब उनकी पावर्स आपस में प्लस होती हैं। लेकिन जब भी दो वेरिएबल्स आपस में प्लस या माइनस हो रहे हो तो वो वेरिएबल्स की पावर्स को आपस में नहीं प्लस माइनस करना, बेसिकली उनके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं लेफ्ट पे वो आपस में प्लस माइनस होते हैं। जैसे कि आपको x² का कोएफिशिएंट कुछ नजर नहीं आ रहा, जब कोई कोएफिशिएंट ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। ये तो अंडरस्टूड बात है। इसी तरह इधर भी x² का कोएफिशिएंट लेफ्ट पे नहीं नजर आ रहा कोई, जब कोई कोएफिशिएंट ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। यानी इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 1 आपस में प्लस हुआ तो क्या आ गया? 2x² वैसे का वैसे आ गया। ठीक है। प्लस 1 का स्केयर क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाता है। 1 1s are 1 ही होता है। प्लस 2 1s are 2, 7x आ गया। 2x तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 1s are 2 और 7x मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही लिख दिया जाएगा। इक्वल के उस तरफ आएगा 6x² + 6x। अब इसके बाद फाइनल स्टेप है, इसमें आपने जो आपके पास मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स दी गई हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास x² वाली टर्म्स आती हैं, फिर x वाली टर्म्स आती हैं, फिर इन द एंड हमारे पास विदाउट x यानी विदाउट वेरिएबल जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आती हैं। सबसे पहले x² वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले 2x² आ रहा है, इक्वल के उस तरफ प्लस 6x² है। जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? -6x² में कन्वर्ट हो जाएगा। x² वाली सारी आपने इकट्ठी कर ली है। उसके बाद बारी आती है x वाली की। x वाली हमारे पास आ गई +2x और इक्वल के उस तरफ +6x। जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -6x। और इन द एंड जैसे कि आप अरेंज कर रहे हो वैल्यूज को, x² वाली आ गई, फिर x वाली आ गई, फिर इन द एंड हमारे पास विदाउट x कांस्टेंट टर्म्स जो दी गई हैं वो लिखी जाती हैं। जो सिर्फ आपको 1 नजर आ रहा है वो आप +1 इक्वल के इस तरफ लिख दें। ऑलरेडी इक्वल के इस तरफ ही था। इक्वल के उस तरफ क्या आ जाएगा? 0।
क्यों 0 आ जाएगा? प्लस 6x² भी आप इक्वल के इस तरफ ले आए हो, इसी तरह प्लस 6x भी इक्वल के इस तरफ ले आए हो। अब जस्ट इनको प्लस माइनस किया जाएगा। 2x² है, प्लस 2x² और माइनस 6x² है। 6 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 4x² और साइन इसके साथ क्या लगेगी? माइनस, क्योंकि -6 बड़ा था। इन दोनों को किया तो मैंने माइनस ही, क्योंकि दो डिफरेंट साइंस आ गई थी, लेकिन आंसर के साथ वो साइन लगी जो उन दोनों में से क्या थी? बड़ी थी। ठीक है, इसी तरह -6x है प्लस 2x है। 6 में से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा? 4, लेकिन x साथ आ गया, लेकिन इन दोनों के साथ देखा जाए तो साइन किसकी बड़ी नजर आ रही है आपको? माइनस की। 6 बड़ा है तो माइनस उसके साथ आ रहा है, तो -4x आ जाएगा। एंड पे क्या आ गया? +1 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली आपने क्या करना है, ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये इससे नजर आ गया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो x² का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। अब अगर हमारे पास इसमें जो आंसर आया है उसमें जो अगर आप देखें तो x² का जो कोएफिशिएंट 4 नजर आ रहा है, 4 वो माइनस के साथ है, तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए, आपने उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो एक सिंपल तरीकाकार है, किसी भी एक्सप्रेशन की अगर आपने साइंस को चेंज करना है, आप इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फिर सिर्फ इसी की साइन चेंज नहीं होगी, फिर आपको पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की साइन को चेंज करना पड़ेगा, जस्ट क्योंकि आप इसका कोएफिशिएंट किस में करना लाना चाहते हो? पॉजिटिव करना चाहते हो। तो आप पूरे एक्सप्रेशन की जब आप साइन चेंज करते हो तो इसका बड़ा सिंपल मेथड है कि आप उस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर किस चीज को कॉमन ले लेते हो? ये ऑलरेडी आपको इसका पता होगा। आप उस एक्सप्रेशन के अंदर से माइनस को कॉमन लेते हो, तो ऑलरेडी जब माइनस कॉमन आता है बाहर, अंदर एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यूज बचती हैं उन तमाम वैल्यूज की साइंस क्या कर दी जाती हैं? चेंज कर दी जाती हैं। तो मैं माइनस को कॉमन लूंगा, इसमें से जो -4x² था वो किस में कन्वर्ट हो गया? +4x²। शुरू में साइन मैंने कोई नहीं लगाई, अंडरस्टूड बात है, शुरू में कोई साइन ना हो तो कौन सी साइन होती है? प्लस की। इसी तरह ये -4x किस में कन्वर्ट हो गया? +4x। इसी तरह +1 किस में कन्वर्ट हो गया? -1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है एज इट इज आंसर अल्टीमेट हमारे पास क्या आता है? 0 ही आता है। तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो इक्वेशन बचेगी 4x² + 4x - 1 इज इक्वल टू 0। और ये बेसिकली ये भी एक कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने बड़ा ब्रीफली, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको जो भी इसके पॉसिबल पॉइंट्स हैं उसको बड़ा ब्रीफली समझाऊं, और होपफुल हूं कि आपको, अगर आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ आएगा। यही क्वेश्चन अगर आप इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 3 मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है और क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद करके देखने हैं, खुद अपनी नोटबुक में उसको करके देखना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से करने से इंसान परफेक्शन की तरफ जाता है, तब ही गलतियों के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे और इसके साथ साथ जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।